हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए क्लास 10th के एंड अदर पेपर्स, तो आज हम लेके आए हैं हिंदी का पेपर। तो ध्यान से देखिएगा, पेपर को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। देखिए, इसी तरीके का पेपर आएगा और एक तरीके से समझ लीजिए इसी में से भी 50% के समथिंग आपका पेपर आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, स्किप करोगे तो स्किप करने से आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, पूरा देखना है, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। देखिए, इससे दो फायदे हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर 50% आएगा ही आएगा। सेकेंडली आपका ये फायदा है कि क्वेश्चंस की तैयारी आपको पता चल जाती है। दूसरा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो अगर आपको इतनी चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है कि हमें किस तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की पेपर की ओर। तो देखिए, जैसा कि इस पर लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र है, ये सत्र 2024-25 का है। बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है। पुराना हमने मॉडल पेपर बिल्कुल नहीं डाला। सैम्पल पेपर जो है, जो गवर्नमेंट की जो साइड है उसी से हमने लिया है इसको। ठीक है, तो आप इसे फेक नहीं समझते, बिल्कुल रियल पेपर है, एक तरीके से ये समझ लिया जाए। तो देखिए, ये इसमें भी टाइम दिया गया है आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे जो कि आपके स्कूल से मिलेंगे आपको। जो प्रोजेक्ट आपने सर ने बोला होगा आपके ने, तो वही प्रोजेक्ट आपको बनाएंगे तो उसी में आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो 30 में से कितने नंबर मिलेंगे वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, यानी निर्देश दिए गए हैं। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है उसमें से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है। और सेकेंड, प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ जो है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपको सभी OMR सीट पर भरने हैं, ध्यान रखिएगा। और OMR सीट कैसी भरनी है? साफ और स्वच्छ भरनी है। हमेशा ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे जेल पेन वगैरह यूज करते हैं, वो जेल पेन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज करना है। और जो इंक वाली स्याही है उसका आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। देखिए, कैसा बनना है इसके रिगार्डिंग हमारी वो मैं सीट किस तरीके से फिलअप करें वो सब चीज़ें हमने अपनी वीडियो में डाला है, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली हमारा चैनल मैथ का है, बट आप लोगों के लिए पूरे पेपर्स मिलेंगे। क्लास 10th के पेपर्स जो आपके मॉडल पेपर हैं वो सब पेपर्स आपको मिलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस। देखिए, इसमें दिया गया प्रश्न पत्र के खंड अ और में बहुविकल्पीय, जिनमें सभी विकल्पों का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन, ध्यान रखिएगा। बॉल पॉइंट पेन कौन से होते हैं? जो निडल वाले होते हैं। ठीक है, निडल वाले ये होते हैं जिस वो आपको उसमें यूज करना है। या तो आप नीले कर सकते हैं या काले, जैसा कि आपको बताया था। ठीक है, सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कराएं। ये नहीं है कि आधा अधूरा कर दिया, बीच बीच में छोड़ दिया, पूरा आपको फिलअप करना है सही से। और सेकेंडली इसमें ये करना है आपको, उस गोले से बाहर नहीं होनी चाहिए जो भी इंक है। और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पीय, उसमें 1 अंक मिलेगा आपको। और OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। यानी इसमें आपको इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इरेजर और व्हाइटनर का यूज किया तो वो आपका प्रश्न पत्र गलत माना जाएगा बिल्कुल, चाहे आपने बिल्कुल सही किया हो, लेकिन इरेजर या व्हाइटनर का यूज करने पर वो प्रश्न पत्र गलत कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी जो ये प्रश्न कितने नंबर का है उसके रिगार्डिंग उसके प्रश्न जो अंक हैं उसी के सामने लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूर्णांक है आपका 20, यानी 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 नंबर के। तो ध्यान से देखिएगा।
जैसे कि आपको प्रश्न पत्र फर्स्ट दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। आपको बताना है भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। ये आपको बताना है बाबू गुलाब राय। तो ये हर साल लगभग आता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि प्रश्न पत्र के करीबन 7 से 8 सेट बनते हैं और उन्हीं सेट्स में किसी न किसी में हर साल आता है। तो इसको लर्न कर लीजिए, हो सकता है मे बी आपके में भी आ जाए। और प्रश्न संख्या 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि आपने अपनी बुक में पढ़ी होगी कि ये निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है, ये आपने पढ़ी होगी, तो ये आपकी बुक से ही रिलेटेड है। गबन किसकी रचना है। जो गबन के रचयिता हैं वो कौन है। मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं या हरकृष्ण प्रेमी हैं। ये जो गबन है वो किसने लिखा, ये आपको पता करना है। शुक्ल युग की समयावधि, यानी शुक्ल युग किस सन से किस सन तक रहा, वो आपको बताना है। जैसे 1936 से 1943 तक था, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो आपको बताना है कि इसकी समयावधि क्या थी। प्रश्न नंबर 5 है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये आपको बतानी है। जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या भेंटवार्ता है या रेखा चित्र है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ये आपको बतानी है। प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग या छायावादी युग की रचना है। देखिए ये आपको आपकी जो युग दिए गए हैं उन्हीं में से है, आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। आपको साथ ही साथ आपको जो स्टार्टिंग में दी जाती है गद्य संकलन के, वो चीज़ें गद्य संकलन, काव्य संकलन, उन सब में आगे की आपको पढ़िएगा, उनमें सभी युग के बारे में जानकारी देगी, इसकी रचयिता कौन है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है। आप रामधारी सिंह दिनकर या हरिऔध या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंद पंत, ये आपको चारों में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। भारत भारती किसकी रचना है। सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये भी आपको बताना है। देखिए ये 8 क्वेश्चंस हैं, 8 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल आपको खंडा में 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 ही नंबर के मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक का है। यानी 2 क्वेश्चंस तो आपको इसी के रिगार्डिंग आएंगे कि ये जो काल है किस समय से किस समय तक चला। तो उसमें आपको डेट याद करनी है। डेट का मतलब है आपको सन याद करनी है, कौन सी सन से कौन सी सन तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि थे। आपको बताना है आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के या रीत काल के। प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए ये आपके हिंदी ग्रामर में से जो रस हैं आपके 9 हैं, तो उसमें से बताना है हास्य रस का क्या होता है। शोक, रति, हास या निर्वेद। तो इसका आप सभी को पता होगा, हास्य रस का हास होता है, ह्रास बोलते हैं या हास बोलते हैं, ठीक है। ये इसका स्थायी भाव होता है। देखिए 9 रस आप याद कर लीजिएगा, और ये ऑलरेडी आपके हर साल आते हैं, कहीं ना कहीं आपको 100% मिलेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनो नीलमय शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो ये आपको बताना है इसमें। वैसे तो इसमें उपमा अलंकार दिया गया है, ठीक है, तो उपमा दी गई है इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक्स का दिया गया है, ये काव्य संकलन में से, उसमें से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अलंकार है, अलंकार हुए और आपके रस वगैरह, ये सब आपको इसी में क्वेश्चंस मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी। ऐसे ही रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, और 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए उपसर्ग आप जानते हैं, जैसा कि नाम से है उप, यानी स्टार्टिंग में जो आने वाला प्रत्यय होता है, सर्ग लगाते हैं, वो होता है आपका उपसर्ग। तो उसमें आपको बताना है ये आकर्षण में क्या है, आ क्या है आपका उपसर्ग, यही आपको बताना था। इसमें से जैसे मान, अक और आ,
तो आपका क्या है इसमें आ। तो ये आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। उपसर्ग की आपको पता ही है ऑलरेडी कि आ, अप, इस तरीके के उपसर्ग होते हैं जो स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं किसी भी शब्द से पहले। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर आपको बताने हैं वाक्य के कितने होते हैं, 2, 5, 6, 3। तो ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ये आप पता कर सकते हैं, जैसे पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, ठीक है, तो वो कौन है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि है, ये आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग आपको समास वगैरह भी सभी चीज़ें आनी चाहिए। इनको याद कर लिए, ये मत सोचिएगा केवल अलंकार करने से हो जाएगा या रस वगैरह याद कर लें। भाई रस अगर बात की जाए तो आपके ज़्यादातर जो रस आते हैं अब तक, हास्य रस, शोक रस और वीर रस, ये ज़्यादा मुख्य 9 रसों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए आते हैं। तो आपको बताना है ये जो क्वेश्चन 16 था ये समास वाले से लिया गया है। तो समास वाले टॉपिक को आप याद कर लें कि कौन कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम तद्भव आप सुने होंगे, जैसे घी का क्या होता है, घ्यौ। तो इसी तरीके से आंसू का तत्सम रूप क्या है, अश्रु होता है। समझ में आ गया? तो ये आपको तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे, तो ये आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्तव्यवाच्य किसकी प्रधानता होती है कर्तव्यवाच्य में? यानी कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, या भाव की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसमें से कर्ता की प्रधानता होती है, बट आप पढ़िएगा ग्रामर में, हिंदी ग्रामर। देखिए अब जो एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उसमें 50% की समथिंग आपकी हिंदी ग्रामर आ रही है। समझ में आ गया? हिंदी व्याकरण, तो उसको याद करिए। देखिए ये चीज़ अभी याद कर लेंगे आपके इन फ्यूचर में भी काम में आएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए इस हिंदी ग्रामर को बहुत ज़्यादा याद करें, क्योंकि आगे वाले आप गवर्नमेंट जॉब की जब भी तैयारी करेंगे तो उसमें ये हिंदी ग्रामर है बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति आपको बतानी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, तो ये आपको बताना है। देखिए जैसे आप नदी के रूप करते थे, बालक के रूप याद करते थे, ऐसे ही इसमें ताभ्य के कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, वो आपको बतानी है। जैसे स, तऊ, ते, तम, तऊ, तान, इस तरीके से पढ़ते थे, तो वही विभक्ति यहाँ है आपकी। समझ में आ गए? जो आप रूप पढ़ते थे तो वही चीज है, वही आपको विभक्ति याद करनी है, उसी के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में थे सर्वनाम। सर्वनाम आपको बताना है मनुष्य है, बचपन है, वह, या इनमें से कोई है। सर्वनाम की आप सभी परिभाषा जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते चले आए आप, सेकंड क्लास से ही, कि जो कर्ता के आपके संज्ञा के स्थान पर जो वर्ण यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, ये सब क्या होते हैं आपके सर्वनाम। तो इसमें से कौन सा सर्वनाम है, वह। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो आपकी समझ में 100% आएगा। तो ये था आपका खंड अ, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस थे, और जो सभी क्वेश्चन थे कैसे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस को आप याद करिएगा, 100% गारंटी है आपकी समझ में आएंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन है इन्हीं में से कम आपके 50% नंबर के जो क्वेश्चन है इसी में से आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पहले से ही हिंट दे रखी है। पहले ये चीज़ें नहीं आती थी, बट नाउ डेज अब गवर्नमेंट पहले से ही अनाउंस कर दी थी कि इस तरीके का पेपर आएगा, और इसमें से आपका 40 से 50% इसी में से पेपर आएगा। अब देते हैं, देखिए खंड ब। खंड ब में दिया गया है आपको वर्णात्मक प्रश्न है। एक आपको पूरा गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया गया और उसमें से पढ़ना है, और इसमें दिया गया 3 × 2 यानी 6। ये जो गद्यांश है कितने का है, 6 नंबर का है, और हर एक प्रश्न इसमें से 2 नंबर का है। 3 क्वेश्चन है 6 नंबर के। समझ में आ गया? यानी टोटल 3 क्वेश्चन आपके कितने, 3 × 2 = 6। आपको पूरा ऊपर कैलकुलेशन दिया गया है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो जैसे आपको ये गद्यांश दिया गया है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं।
जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बली का और धीर उत्साही का और उज्ज्वल आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये आपको पढ़ना है और ये बताना है, आपकी बुक से ही लिया गया है, गद्य संकलन से, तो आप देख सकते हैं। उसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। गद्यांश के रेखांकित अंकित की व्याख्या कीजिए। देखिए जो रेखांकित है, जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, उसको आपको संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। इसकी लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की आकर्षित क्यों होते हैं, ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपसे ये नहीं आता तो उसी में सेकंड ऑप्शन भी दिया गया अथवा के रूप में, दूसरा गद्यांश दिया गया। अगर आपसे ये समझ में नहीं आता तो आप दूसरा गद्यांश पढ़ सकते हैं। जैसे हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो लाइंस दी गई हैं, ये अभी से नहीं, पिछले 10 सालों से लगभग हर साल एक किसी न किसी उसमें पेपर्स में आती हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से रखिए, पढ़िएगा, और इसमें से हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक्स का ये समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं और गद्यांश भी आता है। तो इसको चैप्टर को लर्न करिए अच्छे से। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिएगा। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये जो चैप्टर है आपके टीचर्स भी बता देते होंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसको ध्यान से करिएगा, आपके 100% समझ में आएगा। अब देखिए पहले तक बात हुई गद्यांश की, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पद्यांश का है, और ये भी टोटल कितने नंबर्स का है, 6 नंबर का ही है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर्स का है। आपको इसमें ये नहीं है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिया या 2 क्वेश्चन कर लिए, जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही मार्क मिलेंगे। मान लिया आपने 2 क्वेश्चन किए, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, समझ में आ गया, 4 नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि इसके 2 क्वेश्चन हमसे आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, या एक क्वेश्चन आ रहा है 2 नहीं आ रहे, तो हम क्यों करें। भाई करिएगा, जितना आता है उतना करिएगा। ये मत कीजिएगा कि तीनों नहीं आते, इसका एक आ रहा है 2 नहीं आ रहे, हम नहीं करेंगे इसको। जितना आता है करिए, छोड़िए बिल्कुल भी नहीं, नंबर उतने के ही मिलेंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 करेंगे 4 मिलेंगे, तीनों करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, जिसमें कि आपको पद्यांश दिया गया है। जैसे पद्यांश दिया है, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदी तिह पाई। तो ये आपको पद्यांश है, और इसमें से आपको बताना है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ सहित व्याख्या करनी है कि ये आपकी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, जिसमें आपको बहर, जैसे रेखांकित ये दिया गया है, बहर और सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो इसकी आपको व्याख्या भी एक्सप्लेनेशन करना है। उपरोक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है, ये भी आपको बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो अगर ये नहीं आता तो उसमें अथवा भी दिया गया है। देखिए, सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन तने, समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेह अवसर से हिरावे, अवलोकित लोचन लाहो अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मन मंजिल कंज कली। तो देखिए ये सीता जी के स्वयंवर के रिगार्डिंग है चैप्टर्स, तो आपने पढ़ा होगा, आपकी पद्यांश से ही लिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने सही से पुस्तक पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से लिया गया और किसकी इसके रचयिता कौन है।
तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और तीनों ही करने हैं। तो आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या अथवा वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप करिएगा आपको पूरे नंबर 6 मिलेंगे। दोनों ही नहीं करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर अथवा दिया गया है तो दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों को ही करते हैं, ये गलत है। इससे आपको दोनों में कर देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको केवल एक ही करना है अगर दोनों भी आते हैं तो। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। देखिए एक आपको गद्यांश दिया गया है और इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये संस्कृत में है, ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ये वाराणसी वाले चैप्टर्स में से और बहुत बार आता है। तो वाराणसी वाला चैप्टर तो आप याद कर लीजिएगा, लगभग आपका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा, बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको याद करके रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको हम रीड नहीं करेंगे, इसको आप देख सकते हैं, ये आपके उसी चैप्टर से लिया गया है। सेकंड है आपका ये भी अथवा में मानव जीवन मूल्यांकन के समथिंग चैप्टर्स में से। तो मानव जीवन के रिगार्डिंग है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महात्म प्रयत्न अकुर्वन्। तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरण विचारण च आदर्शनम तत्सर्वम अस्माकं संस्कृतः। ये आपको दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है और इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है कि हमारे किस चैप्टर से लिया गया है। और ये भी टोटल आपका कितना है, 3 नंबर्स का दिया गया है, यानी एक गद्यांश में एक संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो ये है आपको 2+3, यानी टोटल आपका कितने नंबर्स का है, 5 नंबर का दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिएगा। देखिए इसमें संदर्भ दिया गया है, हिंदी अनुवाद, ध्यान रखिएगा। जैसे आप बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि 2+3 का मतलब क्या है, तो 2 आपको संदर्भ के लिए गए हैं और 3 नंबर जो हैं हिंदी अनुवाद के लिए दिए गए हैं। समझ में आ गया, 3 नंबर आपके हिंदी। अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता, संदर्भ लिख दीजिएगा तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। संदर्भ नहीं आता है, हिंदी अनुवाद आता है तो आप हिंदी अनुवाद करिए, 3 नंबर मिल जाएंगे। दोनों आते हैं तो और ही बहुत अच्छा है आपके लिए। अब देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये आपको पद्यांश यानी श्लोक दिया गया है और श्लोक को मैं देख करके आपको पता होगा। ये श्लोक बहुत आता है कि मानव हत्या प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचत। जैसे आप जानते हैं मानव हत्या प्रियो भवत, यानी आप अपने घमंड को अगर दूर कर देंगे तो आप सभी के प्रिय हो जाएंगे। और क्रोधम हित्वा न सोचत, अगर क्रोध को त्याग दो, क्रोध को त्यागने से सोच नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको दिया गया है कामम हित्वार्थवान भवति, अगर आप काम वासना को त्याग देंगे तो आप बहुत बड़े समर्थवान हो जाएंगे। और लोभम हित्वा सुखी होत, लोभ को त्याग दोगे तो आप सुखी हो जाओगे। तो आपने सर ने पढ़ाया हुआ, तो ये बहुत ही सिंपल है और हर साल लगभग आता है। तो इन क्वेश्चंस के श्लोकों को आप याद कर लीजिए। ऐसे ही दिया गया है। सेकंड, अगर ये नहीं आता है तो दूसरा पढ़ सकते हैं, सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आपके हर घर में जहाँ थोड़ा बहुत पूजा पाठ होता भी है तो आपके माता पिता द्वारा गाया जाता हुआ, तो आप अपने माता पिता से भी इसका अर्थ पूछ सकते हैं। और आपकी बुक्स में दिया गया तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, इसका अर्थ आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका संदर्भ भी मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया पठित कांड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए इसके रिगार्डिंग आपको ये देखना है, देखिए ये आपको देखना है खंड काव्य है कि आपके जिले में कौन सा चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर लीजिएगा कि सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, देखिए ये जो खंड काव्य हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट ने डिवाइड किए हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट के, मान लीजिए आप आगरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का आप कर लें, तो ये चीज़ नहीं करनी है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, जैसे मुक्तिदूत है और ज्योति जवाहर है, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। तो आपको ये देखना है, पहले सर से कंसल्ट कर लें कि हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में और कौन सा खंड काव्य है।
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी के जवाब देने हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले मथुरा हाथरस की तरफ अग्र पूजा चलता था और एक चलता है आपका कर्ण। तो इन्हीं दोनों खंड काव्यों में से एक होगा, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या नंबर 6 में दिए गई है कि दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिएगा। तो आपको जीवन परिचय लिखना है। देखिए इन तीनों में से 100% नोट कर लीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं नोट कर लीजिएगा, 100% इन्हीं में से एक आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से एक आएगा ही आएगा। 100% नोट कर लीजिएगा आप। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तब और स्किप करोगे तो आपका ही लॉस होगा, तो बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या नंबर 6 का ख दिया गया। पहले क था, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख करिएगा। तो ये आपके जीवन परिचय लिखने कवियों हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, मित्तानंद पंत और महाकवि सूरदास। इन तीनों का कर लीजिए कि कोई भी एक 100% आएगा आपका। वो भी 5 नंबर का आता है, जीवन परिचय आपका होता है और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख। प्रमुख रचना 2 नंबर का होता है, जीवन परिचय आपका 3 नंबर का होता है। टोटल 5 नंबर्स के होते हैं। ऐसा ही आपका गद्यांश में होता है। तो ये अपन में चैट बस से टीचर्स भी आपको बता देते हैं। एक्चुअली यही कुछ घूम फिर के यही आपके रचनाकार आते हैं, यानी कवि और रचनाकार जो हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7, इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ श्लोक, कोई एक श्लोक याद कीजिए जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। यानी कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा। देखिए कम से कम आपको 2 से 3 श्लोक याद करने हैं। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन श्लोक याद किए और दोनों ही आपके एक उसमें आ गया, एक अथवा के रूप में आ गया, यानी दोनों ही आ गए, तो भाई आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 श्लोक अवश्य याद करें। 3 श्लोक हम यही सलाह देंगे, 3 श्लोक याद करें। 2 आ भी जाएं तो एक आपके लिए सेफ है। लिख लिख कर याद करिएगा। ये नहीं है टोटली आपने लर्न कर लिया अगर हो गया याद, भाई ऐसे नहीं है। लिखना भी है, उसको बताना नहीं है वर्बली, आपको लिखना है। तो राइटिंग कर करके इसको लिखें, गलती कहीं ना होने पाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए संस्कृत में प्रश्न आते हैं आपके, ये टोटल 1-1 नंबर के हैं। तो 2 प्रश्नों के 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 प्रश्न के उत्तर जवाब देने हैं, 1-1 नंबर के हैं। भारतीय संस्कृतम मूलम किमस्त, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है ये आपको बताना है। पुरराज कह आसीत, पुरराज कौन थे। और चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन थे। तो सभी जानते हैं चंद्रकेश एक देशभक्तम आसीत, चंद्रशेखर एक देशभक्त थे। वीर केन पूज्यते, तो ये बहुत बार आ चुका है, कई बार आ चुका है कि वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीर को ही पूज्यते। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आते। तो इन चीज़ों को अगर आप चैप्टर ढंग से याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको 100% याद रहेगा ये। अब है देखिए इस का क्वेश्चन नंबर 9, टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो देखिए इसका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, निम्न में किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। आपको किसी एक निबंध लिखना है। देखिए आजकल जो निबंध आते हैं जो ट्रेंडिंग में होता है उसी के रिगार्ड में, जैसे आतंकवाद है यानी टेररिस्ट पे आएगा, पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं उस पर आता है, जनसंख्या से लाभ या हानि, और नारी सशक्तिकरण, इन्हीं पे ज़्यादातर आता है। एक और होता है कंप्यूटर के हानि और लाभ वगैरह, इस पर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आपके 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपके करंटली चल रहे हैं, तो इन्हीं पे आप लर्न कर लीजिएगा। 100% इन्हीं में से आएगा। मेनली आपको इसकी हेडिंग्स याद होनी चाहिए। हेडिंग आप जितनी अच्छी लिखोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। तो ये आपका एक पत्र है, पत्र लिखना है। अथवा उत्तर मध्य रेलवे की एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। यानी ये आपको एप्लीकेशन देनी है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सेवा में सीमान करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो आपके टीचर्स ने आपको कंसल्ट करके बताया। देखिए ये सब चीज़ें दोनों जो है कितने देंगे। देखिए आपका निबंध जो होगा 7 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा
निबंध 7 नंबर का है और जो आपका पत्र है, एप्लीकेशन है, वो आपकी 4 नंबर की रहेगी। तो इस तरीके से नंबरों को डिवाइड किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये पेपर। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, वैसे ज़्यादा भी नहीं है कि आधा घंटे का वीडियो है, बट वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपके 100% समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।